चलिए प्रियांशु मार्कर है रे, मार्कर है गो आए, एक मार्कर क्या हुआ ब्लू, क्या पता टेबल पर से मार्कर क्या यहाँ है। क्या हुआ? चलिए देखिए, हम लोग फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स, फिजिक्स को बहुत सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें अभी 11th पोर्शन जो है जनरली मैकेनिक्स है मैक्सिमम आपका, थोड़ा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी 11 पोर्शन में। और मैकेनिक्स को दो पार्ट में स्टडी किया जाता है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंडर क्या करना है, इसमें किसी बॉडी और पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करना, क्या कोई बॉडी और पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना। अब मोशन डिस्क्राइब करने चले हो तो फिर दो बात आता है, मोशन डिस्क्राइब करने में दो बात है। एक बात कि मोशन का काउज क्या है, क्या काउज ऑफ मोशन, तो काउज ऑफ मोशन पढ़ोगे आप इस पार्ट में, मैकेनिक्स के इस पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग काउज ऑफ मोशन, दैट इज अबाउट फोर्स, क्या अबाउट फोर्स और टॉर्क। मोशन का काउज क्या, फोर्स या टॉर्क। फोर्स इज द काउज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड टॉर्क इज द काउज ऑफ रोटेशनल मोशन। और मैकेनिक्स के इस ब्रांच में पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन यानी मोशन होने के बाद क्या क्या एसोसिएट होगा उस मूविंग बॉडी और पार्टिकल से। तो मोशन होने के बाद उस मूविंग बॉडी और पार्टिकल में क्या एसोसिएट होता है, वो मूविंग बॉडी और पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट सफर होता है, उसमें स्पीड आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, उसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है इफेक्टिवली इफेक्ट ऑफ मोशन है, क्या, या आप इसको रिजल्ट ऑफ मोशन भी बोल सकते हो, रिजल्ट ऑफ मोशन, या आप इसको वेरिएबल्स ऑफ मोशन बोल सकते हो। That is about in this part of mechanics we have to study about distance, displacement, velocity,
स्पीड, एसिलरेशन, और भी बात मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी पता होगा तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। स्पीड पता होगा तो हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो बेसिकली फंडामेंटली मोशन से रिलेटेड इतना फिजिकल क्वांटिटी, ये रिजल्ट ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। मोशन के बाद ये सब चीज आता है बॉडी के अंदर, पार्टिकल के अंदर। तो इसको इफेक्ट ऑफ मोशन बोलो या वेरिएबल्स ऑफ मोशन बोलो। इसी सब के टर्म्स में कोई बॉडी और पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। क्या? अब कोऑर्डिनेट का मतलब खाली एक्स वाई जेड समझती होगी, वही बात नहीं है। कोऑर्डिनेट का ये डिफिनीशन नहीं है। कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन है all such variables in terms of which any physical phenomena will describe। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी सिंबल वेरिएबल का यूज किया वो सबको कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यही सब चीज का हेल्प लिया जाता है। इसी सब के टर्म्स में मोशन को स्टडी करते हो, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन बोलोगे। अब जैसे गैसियस सिस्टम का बिहेवियर को जानना है तो तीन चीज का यूज करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। क्या? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब खाली एक्स वाई जेड नहीं ना समझोगे। All such variables in terms of which we have to study a physical phenomena। अब मोशन में है, ये भी एक फिजिकल फेनोमेना हुआ। अब इसको स्टडी हम लोग किसके टर्म्स में करेंगे? वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में करेंगे ना। इसलिए इस सब को भी क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन बोला जाएगा, या वेरिएबल्स ऑफ मोशन, या इफेक्ट ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स के इस पार्ट में पढ़ना है काउज ऑफ मोशन। मोशन हुआ क्यों? तो आइदर ड्यू टू फोर्स और टॉर्क। तो अब बताओ पहले क्या पढ़ना चाहिए? पहले काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहिए कि पहले डायनामिक्स पढ़ना चाहिए? पहले मोशन करवाएंगे तब ना इफेक्ट ऑफ मोशन देखेंगे, यही ना। लेकिन पढ़ने में पहले काइनेमेटिक्स और तब डायनामिक्स। तो मोशन करवाएंगे बाद में, अब मोशन करने के बाद क्या होगा वो पढ़ेंगे पहले। तो करना ऐसे ही है, क्या करेगी? स्टडी करने का जो सिस्टमेटिक है, इफेक्ट ऑफ मोशन पहले पढ़ो, रिजल्ट ऑफ मोशन पहले, और मोशन का कॉज देखना बाद में। ठीक है, मिटावे सब बात। ये हम भेज देंगे लेक्चर, उससे उतार लेना, ठीक ना? ठीक है, तब जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग मेकअप ना। इस टॉपिक को कम से कम उसमें तो लिखते ही हो साथ साथ। चलो सुनो, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट डिफाइन कैसे करते हो? कोई बॉडी और पार्टिकल रेस्ट में है, इसको डिफाइन करना है, क्या बोलेंगे इसमें? रेस्ट में कब समझोगे? जब मूव नहीं करे। अब मूव करता हुआ कब समझोगे? जब रेस्ट में नहीं हो। काला कब बोलेंगे? जब गोरा नहीं हो। गोरा कब बोलेंगे? जब काला नहीं हो ना। नहीं, रेस्ट वर्ड डिफाइन कर रहे हो तो मोशन वर्ड का यूज मत करो। बिना मोशन वर्ड यूज किए हुए रेस्ट को डिफाइन करो। तो ऐसे बोलो, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो कोई ऑब्जर्वर ना सो देख बताएगा। देन दैट पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू दैट ऑब्जर्वर। आप अपना गारंटी वारंटी लीजिए, दूसरा का गारंटी मत लीजिए कि उसके नजर में पोजीशन चेंज कर रहा है कि
नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर बोलना चाहिए। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल does not change with respect to time relative to an observer, then particle is said to be at rest relative to that observer. और स्टेट ऑफ मोशन, तो यदि पोजीशन चेंज करता है पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। तो छोड़ दे इसको, समझ रही है, इसका जस्ट रिवर्स बात लिख देना है यहां पर। तो फाइनली क्या हुआ कि स्टेट ऑफ रेस्ट, ये जो दो वर्ड है रेस्ट एंड मोशन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट वर्ड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपके नजर में रेस्ट में है तो सबके नजर में रेस्ट में होगा, ये मीनिंग हुआ एब्सोल्यूट का। तो ऐसा तो नहीं है, आपके नजर में रेस्ट में है तो कोई जरूरी नहीं है दूसरे के रिस्पेक्ट में भी वो रेस्ट में हो, इसलिए ये एक रिलेटिव वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है ना। Thus, the word rest and motion is not absolute. It is rather relative. और एक फेमस एग्जाम्पल हम लोग वो ट्रेन और पेड़ पौधा का बात करते हैं ना, कि जो ग्राउंड पर है उसके रिस्पेक्ट में पेड़ पौधा रेस्ट में नजर आता है, ट्रेन वाले के रिस्पेक्ट में वही पेड़ पौधा मोशन में रहता है। यानी कोई बॉडी किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो उसी समय वो दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। इसलिए किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये चर्चा करना, जब भी ये वर्ड रेस्ट एंड मोशन वर्ड कहीं कोई सेंटेंस में मेंशन करना, तो किसके रिस्पेक्ट में ये भी करना होगा। छोड़ देते हैं हम लोग यूजुअली, लेकिन बोलना चाहिए। आप डायरेक्ट बोलते हो इस बॉडी का वेलोसिटी इतना है, टोटली गलत बात। बोलना चाहिए इस बॉडी का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इतना है, तो लेकिन लोग यूजुअली नहीं बोलता है, समझे, नहीं बोलता है यूजुअली, तो लोग समझ लेता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। अच्छा, तो बार बार हम यहां पर पोजीशन वर्ड यूज कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल। तो पोजीशन, कोई बॉडी और पार्टिकल का पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? पोजीशन डिफाइन करना कैसे, वो बॉडी और पार्टिकल कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यही दो बात ना उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। अब कितनी दूरी पर है अभी और किस दिशा में है, तो फिर इसके लिए एगो और पॉइंट की जरूरत पड़ेगा आपको। दूरी निकालोगे तो क्या एक ही पॉइंट होना चाहिए, एक और पॉइंट डिफाइन करना होगा कि नहीं करना होगा। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटिव, इट इज ऑल्सो डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन अनदर पॉइंट ना। कोई पॉइंट का पोजीशन भी डिफाइन करने जा रहे हो तो एक और पॉइंट होना आपको जरूरी है, जहां से उसकी दूरी मेजर किया जाएगा, तो उसको रिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्या रिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन को यदि रिफरेंस पॉइंट मानते हो और ये कोई पॉइंट है स्पेस में जिसका पोजीशन लोकेट करना है, तो आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है ना। अब ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को लेके क्या हुआ, एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट हुआ। क्या एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट हुआ। इस वेक्टर को डिनोट करना स्मॉल r से
और इसको रीड करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन बतलाना है उधर की ओर एरो जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है एरो वहां से स्टार्ट होगा। तो पोजीशन बतलाएंगे किसी पॉइंट और पार्टिकल का, स्पेस में कहीं होगा वो, तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही बतलाओगे। कुछ नहीं कहा जाए तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में समझेंगे उसका पोजीशन को। अब सुनो, कोई भी वेक्टर होता है तो हम लोग का आदत है उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखने का ना। तो पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखोगे, आई जे के टर्म्स में। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा इस, ये जो पॉइंट है P, सपोज करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन में है अभी आपका ये पॉइंट। तो इस वेक्टर R को आप अपने मन से क्या करेंगे, दो वेक्टर का तो रिजल्टेंट मानेंगे ना, एक ये OM एंड एक MP। ये हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन किया, लेट वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, और OM को लिखोगे x, OM ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये लेंथ एक x और ये y, तो ये हो जाएगा x और डायरेक्शन में i कैप और यहां पर y इंटू। तो सुनो, ये जो यदि कहीं पर फ्यूचर में पोजीशन वेक्टर में ये यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्या, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और यदि ये पॉइंट अभी तो एक्स वाई प्लेन में है, यदि स्पेस में होगा तो जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, तो फिर एक टर्म और इसमें अटैच करोगे ना। इफ पॉइंट P लाइज इन स्पेस, तो उस केस में P के पास तीनों कोऑर्डिनेट होगा, तब इसका पोजीशन वेक्टर के लिए क्या यूज करना, xi प्लस yj प्लस zk। और इसका मैग्नीट्यूड की नौबत आएगा कभी तो ये तो जान ही रहे हो वेक्टर से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो बहुत कोई इस टॉपिक को, पोजीशन वेक्टर को वेक्टर चैप्टर में ही बताता है, लेकिन हम पहली बार पोजीशन वर्ड यूज कहां करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने में ना, तो वहां पर इसको डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर को। समझे बात? कहोगे सर क्या जरूरी है कि उस पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बतलावे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी उसका पोजीशन डिफाइन किया जा सकता है। तो उसको देखिए, जैसे आप ये देखो, मान लो दो पॉइंट है A एंड B, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। आप एक एरो कंस्ट्रक्ट यदि ऐसे कर रहे हो, ऐसे A से B की तरफ, तो इसको RBA लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। समझा? जिधर एरो गया उसका पोजीशन, और जहां से चला उसके रिस्पेक्ट में, ये समझा जाएगा। और यदि आप एरो कंस्ट्रक्ट ऐसे कर रहे हो, इसको डिनोट करना RAB से, ठीक। और इसका नाम क्या हुआ RBA का, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, एंड RAB का पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है,
सुनो, अब इसको यूनिट वेक्टर में कैसे लिखे हम लोग? ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, ये कोई एक अदर पॉइंट है बी या ए, उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। तो इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखना, उसके लिए देखिए, तो हम जैसे आर बी ए को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये ए, ये बी, और आप एरो ज्वाइन ऐसे कर रहे हैं, ये आर बी ए को लिखा इसको। अब आप एक कंस्ट्रक्शन आप अपने मन से क्या करना, इसको एक वेक्टर ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, और एक वेक्टर ये, इसको इधर परपेंडिकुलर ले लो, इसको इधर यहां पर परपेंडिकुलर ले लो ना, इसका नाम कुछ सी दे दो। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ देखो, तो वेक्टर इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, एक ऑर्डर में होना चाहिए ना जिसको जोड़ रहे हैं। तो यहां पर हम आर बी ए वेक्टर को लिख रहे हैं वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी बी ना, सॉरी ओ सी ने ए सी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। ए सी खुद यदि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ये दूरी x1 क्या, और ये दूरी y1, ये दूरी y1 ना, ठीक है। तो बताओ, अच्छा ये इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, यानी ये दूरी x2 और ये दूरी y2, तो ये भी दूरी y2, और ये पूरा y1 है ना। तो ये AC कितना हो जाएगा, AC को लिख सकती है y1 माइनस y2, डायरेक्शन में क्या लगाएगी, आई कैप, सॉरी जे कैप, क्या जे कैप ना, ये y डायरेक्शन में है ना, नहीं माइनस जे कैप, क्या माइनस AC वेक्टर किधर है, निगेटिव y डायरेक्शन में ना, क्या, तो क्या डायरेक्शन में लगाओगी, माइनस जे कैप, समझी, नहीं समझ में आ रहा है। आप सीबी वेक्टर को, सीबी ये दूरी, ये लेंथ कितना हो जाएगा, x2 में से x1 घटा दो, x2 माइनस x1, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस का प्लस आई कैप, ये फिर इसको सजा के लिख लो, पहले वो लिख लो आई वाला, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा कितना, y2 माइनस y1 जे कैप, ये आर बी ए वेक्टर। इसी तरह से सिमिलरली जब तुम आर ए बी वेक्टर फाइंड की होती, तो ये x1 माइनस x2 उल्टा हो जाता है, ये x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। अब टेक्निक समझो बात को, देखो क्या हुआ एक्चुअली, ये ए था, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट था x2 y2। देखो क्या हुआ, सो ये आर बी ए वेक्टर था, तो वेक्टर इधर आया है, तो इस कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट घटा है ना, x2 में से x1 घटा है, फिर y2 में से y1 घटा है। इसमें क्या हुआ, आर ए बी वाले में क्या हुआ, वेक्टर इधर गया था, तो इस कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट घटा है, समझे। थोड़ा ध्यान रखना है सब बात बाद के लिए, टेक्निक जल्दी करने का टेक्निक। आ गई बेचारी का 3 जुलाई को उद्घाटन है, उसके बाद नहीं लेट होगा, ये है। फैन चला दें, बैठो। ट्रैफिक का पता मेरे पास पहले नहीं करना, 3 जुलाई के बाद ट्रैफिक खाली हो जाएगा, अभी भी कुछ काम चल ही रहा है कहीं कहीं रोड में। हाँ अभी तो देखिए कि पूरा नाला वाला इधर ये कर दिया है। उसका आती है, चाहे सो जाती है, इतना थका देता है। बायोम 3-3 गो सब्जेक्ट, 4-4 गो सब्जेक्ट, फिजिक्स 2 बार होता है, केमिस्ट्री 2 बार होता है। दिन में तो मतलब सब्जेक्ट मतलब पीरियड तो एक ही होगा ना।
वो नहीं। अलग अलग टॉपिक पढ़ाता होगा। हाँ, आज तक नहीं हुआ। कैमरा